तो वहाँ मैं जो दिव्यांगों का वहाँ बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, तो मैं वहाँ से जुड़ी और उसके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मेहता, उन्होंने मुझे कहा कि उनसे मेरा जब संपर्क हुआ तो वो बोले कि जब तुम और काम करती हो तो क्यों नहीं आप हमारे साथ भी जुड़ती। तो जयपुर में जब हमने उनके हाथ पांव लगवाने शुरू करे तो मैंने उसके बाद उनके देखा चेहरे पर खुशी आई। फिर पहले जो पाँव लगता था वो मुड़ता नहीं था, घुटना स्पेशली। फिर उसमें टेक्नोलॉजी में चेंजेज हुए और वो घुटना मुड़ने लगा। तो नमस्कार दगड़ियों, अपने लिए तो हर कोई शख्स कुछ ना कुछ करता है और अपने परिवार की जिम्मेदारी हर कोई उठाता है, लेकिन इस समाज की जिम्मेदारी उठा ले तो उसे इंसान कहा जाता है। एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ है उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में। रमा गोयल जी हैं जो वर्ष 2014 से उत्तराखंड में दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग लगाने का काम कर रही हैं और अब तक करीब 8000 से ज्यादा लोगों के कृत्रिम अंग लगा चुकी है। यही नहीं, हाइजीन का मामला हो या फिर महिला या बच्चों की सेफ्टी का मामला हो, हर मामले में रमा गोयल जी सबसे आगे रहती है। तो सबसे पहले रमा जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो रमा जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आप जयपुर से बिलोंग करती है, जयपुर से आपने इस सफर की शुरुआत की थी, कैसे आपके अंदर ये भाव आया और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? बेसिकली जी मैं आपको बता दूं नली जी, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। जयपुर हस्बैंड की जॉब थी तो इसलिए मेरा जयपुर जाना रहा। और जयपुर में भी मैं समाज के जो काम करती थी वो वहाँ मैंने एक आपको बताऊँ एक लड़की भी अडॉप्ट की थी और उस लड़की को अडॉप्ट करके उसकी शादी कर दी, उसे सेटल कर दिया और उसके लिए मुझे राजस्थान गवर्नमेंट ने कि भी इतनी कम उम्र में आपने ये काम किया तो सम्मानित भी किया था। तो शादी से पहले किया या बाद में किया? शादी से पहले उसको अडॉप्ट किया। अच्छा। फिर उसके बाद उसकी, क्योंकि मेरा एक बेटा है तो एक बेटी भी होनी चाहिए और हमारे यहाँ मानते कन्यादान बहुत ज़रूरी है, तो वो एक भावना थी दिमाग में। तो वहाँ मैं जो दिव्यांगों का वहाँ बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, तो मैं वहाँ से जुड़ी और उसके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मेहता, उन्होंने मुझे कहा कि उनसे मेरा जब संपर्क हुआ तो वो बोले कि जब तुम और काम करती हो तो क्यों नहीं आप हमारे साथ भी जुड़ती। तो मैंने उनके यहाँ जाना शुरू किया। तो धीरे धीरे मैंने दिव्यांगों की ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा। तो मुझे लगा कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक हम क्या करते हैं जब दिव्यांग को देखते तो दया करते, दया का भाव आ जाता है। तो ये दया भी बड़ी क्षणिक होती है, वो दया के लिए नहीं है। हमें उन्हें किसी भी तरह अपने बराबर बनाना। अगर समाज में हम सोचते हैं कि जब तक वो हमारे इक्वल अगर स्टेटस देना है तो फ़ायदा है, दया करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जयपुर में जब हमने उनके हाथ पांव लगवाने शुरू करे तो मैंने उसके बाद उनके देखा चेहरे पर खुशी आई। फिर पहले जो पाँव लगता था वो मुड़ता नहीं था, घुटना स्पेशली। फिर उसमें टेक्नोलॉजी में चेंजेज हुए और वो घुटना मुड़ने लगा। तो मैंने देखा कि वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। बल्कि जयपुर में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, एसएमएस हॉस्पिटल है। उसके बाहर जो दिव्यांग जन हैं उनको सशक्त करने की जब बात आती है तो मुझे लगता है फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो उसी दृष्टि से जो साइकिल रिक्शा है, तो साइकिल रिक्शा में जो है एक पीछे थोड़ा-सा वो लगा के और उसमें एक स्टोव और उनको पतीला वगैरह दे दिया कि जो अपनी वो चाय और बिस्कुट बेच सकते हैं। क्योंकि जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं उनको चाय और बिस्किट चाहिए ही होते हैं। और वो प्रोग्राम हमारा इतना सक्सेसफुल हुआ कि फिर उन्होंने उस पे परोंठियाँ तलनी शुरू कर दी। मतलब तो वो और उनके चेहरे पे जो खुशी देख के तो मतलब लगता था कि वाक़ई हमारी ज़िंदगी का कोई अर्थ है। तो वो ही सब करते-करते फिर उत्तराखंड के लिए भी लगता था कुछ करूँ। और जैसे ही मुझे 2012 में मौका मिला अपने शहर जयपुर से देहरादून आने का और मैं उत्तराखंड लौट आई और यहाँ आके फिर हमने काम शुरू किया और 2014 में पहला दिव्यांग शिविर लगाया। तो जैसा कि हर्षल फाउंडेशन की आप ट्रस्टी सेक्रेटरी हैं, तो ये हर्षल फाउंडेशन का गठन कब किया गया? बेसिकली हर्षल फाउंडेशन ने काम करना तो 2000 के बाद, सन 2000 के बाद से शुरू कर दिया था, लेकिन जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो 2010 में हुआ। मतलब पहले जो है काम करती आ रही थी, पहले लेकिन काम कर, registration- फिर सबने कहा कि जब इतना काम कर रहे हो, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हो तो इसको रजिस्टर्ड क्यों नहीं करा लेते। तो सबके कहने के बाद फिर हमने 2010 में इसको रजिस्टर्ड कराया। तो जैसा कि हम आपके शिविर में भी आए हैं, हमने कईयों की आंखों से खुशी के आंसू छलकते हुए देखे हैं
जो एक समय पे उम्मीद छोड़ चुके थे कि कभी वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे, कभी वो अपने हाथों से काम कर पाएंगे, लेकिन आपने वाकई में दया दिखाने की जगह उन सबको लायक बना दिया कि वो समाज में सभी के साथ उठ बैठ सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो कैसा अनुभव आपको होता है, इतना अच्छा काम आप समाज में कर रहे हो? नहीं बड़ा क्या क्या कमेंट लोग आपको करके नहीं जाते बड़ा अच्छा लगता है, कई बार बहुत अजीब लगता है कि मुझसे भी बड़े बड़े लोग मेरे पाँव छूने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, ये कोई मतलब मैंने तो कर सकती थी। और मैं ये चीज़ बार बार कहूँगी, जो ये काम हो रहा है ये मैं नहीं कर रही हूँ, हैं? ये एक ईश्वर का आदेश है और उनका एक मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि वो मेरे को माध्यम बनाया है। मैं ना करती तो कोई और कर रहा होता, और उसने ये मेरे लिए तो एक बड़ा, मेरा जीवन धन्य है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो, एक तो हमारे पहाड़ों में जो समस्या है, वहाँ से आना जाना मुश्किल है, वो जयपुर तक नहीं जा सकते। इवन लोकल भी हमारे कैंप में कुछ लोग आए और उनको यही नहीं पता था जयपुर कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। तो जो व्हील चेयर पे आता है और अपने पाँव पे चल के जाता है, तो वो खुशी आप समझ सकते हैं। और मैं एक चीज़ मैं कभी नहीं भूलती कि एक लेडी थी, उसका शादीशुदा थी, उसका बच्चा भी था, उसको पाँव तिरछे थे, तो वो जो चलती थी आधी मुड़ के हाथ को एक पाँव पे रख के ऐसे चलती थी। तो डॉक्टर्स का कहना था कि आगे आगे इसकी कमर भी खत्म हो सकती है, और उसको डॉक्टर ने कैलिपर लगाए, शूज़ पहनाए और वो खड़ी हो गई। तो उसके बेटे ने अपनी माँ को पहली बार प्रॉपर खड़े होके चलते देखा। तो गीता भवन का प्रांगण था, मतलब मैं हैरान हो गई, उस बच्चे ने जो खुशी से डांस किया ना, मतलब वो इतना, मतलब वो खुश हो गया कि भाई मेरी माँ खड़ी हो सकती है, और फिर हाथ पकड़ के अपनी माँ का चल रहा है। तो ये खुशियाँ जो मिलती हैं वो अलग बात है। अच्छा, आप कैप्सूल प्रोग्राम भी चलाते हैं, क्या कुछ होता है इसमें इसी के साथ साथ? नहीं, इसमें हमारा रहता है कि दिव्यांगों की इच्छा हमारी रहती है कि एक छत के नीचे उनको सारी सुविधाएं मिल जाए। तो इसमें एक तो इनको छोटी छोटी बीमारी, कोई बहुत बड़ी बीमारी जनरली नहीं होती, तो उसके लिए इनको जाने आने की भी समस्या है। और ये कुछ एक चीज़ मैंने देखा, ज़्यादातर दिव्यांग फाइनेंशियली भी थोड़ा वीक होते हैं और घर वाले भी उनको इतनी तवज्जो नहीं देते। तो हमारी रहता है कि मेडिकल कैंप लगाते हैं, और उस मेडिकल कैंप में सारी उनकी डॉक्टर्स हर चीज़ की लाते हैं, जो उनको छोटी छोटी बीमारी होती है, दवाई भी देती है, तो उससे उनको आराम हो जाता है। फिर कई बार छोटी छोटी एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी की है, तो उसका भी कैंप रहता है। और समाज कल्याण बोर्ड का भी हमारे यहाँ ऑफिस लगता है कि इनके पेंशन के फॉर्म में, और समाज कल्याण बोर्ड की जितनी योजनाएं हैं उसकी भी इनको जानकारी मिलती है। साथ में सीएमओ ऑफिस लगता है, क्योंकि इनका हर सर्टिफिकेट पर चलता है, तो वो भी बनता है डॉक्टर्स की मदद से। और कोशिश रहती है, और क्योंकि हाथ या पाँव बनने में 4 से 6 घंटे लगते हैं, तो उस समय हम कोशिश करते हैं इनको योगा से जोड़ा जाए, ताकि अपनी ज़िंदगी को ये पॉजिटिव थिंकिंग से और अच्छी कैसे बिता सकते हैं, तो ये कोशिश रहती है। तो दिमाग में ये रहता है कि इनकी हर बैंक वालों को बुलाते हैं कि इनको लोन की फैसिलिटी, अगर जो लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं। और अभी 2022 से हमारा ज़्यादा जो एम्फेसाइज हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इनके रोजगार के लिए, क्योंकि पहले तो दिमाग में था कि हाथ पाँव लगा दिया जाए और उनको नॉर्मल ज़िंदगी बिता सके, लेकिन बार बार मैं कहती हूँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छा है कि भारत सरकार की योजना है, उसमें ये कितने % डिसेबल्ड है और ये क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली इनका चयन करके इनको ट्रेन किया जाता है। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑल्सो इनको 2000 रुपये स्टिपेंड मिलता है। उसके बाद फिर जैसा जैसा संभव होता है, मैं ये तो नहीं कहती सबका, लेकिन मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि 2022 के कैंप में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें से काफ़ी लोगों को जो है जॉब मिल गई, कुछ को अमेज़न में मिल गई, स्टिकर लगाने हो। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि इनको जो कितना % क्या कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहती 100%, पर अगर जितना भी हम मान लीजिए जितने % 10% 20, जितने के लिए भी कुछ कर सकें। और ये हमारा अभियान जारी है, कोशिश है कि और लोगों, अब हम ज़्यादा चाह रहे हैं कि अपना रोजगार की तरफ भी लोग बढ़े, तो उसके लिए हमारी कोशिश इस कैंप में, जो अब हम अगला कैंप लगा रहे हैं फरवरी में, उसमें हमारी कोशिश है कि अपने स्वरोजगार क्यों नहीं करते, उसके लिए क्यों पीछे आते। बहुत ही अच्छी पहल। पहले तो उन्होंने शारीरिक रूप से आपने जो है
परफेक्ट कर दिया। जो कमियां उन्हें लगता था कि कभी दूर हो सकती है, उस वजह से वो लोग घर में बैठे थे और एक कहीं ना कहीं अपने आप को लोगों से हीन समझते थे। वो सब पहले उसका इलाज और उसके बाद उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, जो कि आजकल के टाइम में बहुत जरूरी है। अच्छा, जब यहाँ कैंप लगता है तो उसका सारा खर्चा रहने खाने का आप लोगों का होता है उनका? नहीं, उसमें ये है कि हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट ऐसे मिलता है कि अग्रवाल धर्मशाला जो है वो हमारी पार्टनर रहती है इसमें, तो वो सारा जो इतना स्पेस है वो सारा अग्रवाल धर्मशाला का रहता है। और साथ में जो ऊपर के खर्चे हैं उसमें हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और सबके सहयोग से कैंप पूरा होता है। और अमर उजाला जो हमारा इसमें मीडिया पार्टनर रहता है। तो इस बार भी एक बड़ी अच्छी बात भी है, केदारनाथ से एक लेडी आई, तो मैंने बोला कि तुम्हें केदारनाथ में कैसे पता चला कि देहरादून में कैंप लग रहा है? तो बोली मुझे तो अखबार से पता चला। तो इसमें हमारा अमर उजाला का भी एक अच्छा साथ रहता है। और पूरे हमारे चंपावत से, यूपी से एक आदमी हमारा बरेली से आया, उसके दोनों पाँव कटे हुए थे और वो दोनों पाँव लगा के वो यहीं लेटा, बोला नहीं मुझे कोई डर नहीं है, मैं आराम से हूँ। मतलब आप देखिए उसको, वो गाड़ी लेकर आया, उसको यही नहीं पता था कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे। कितनी बड़ी बात है कि वो गाड़ी लेके आता है, अपनी टैक्सी से आता है और यहाँ दोनों पाँव लगवा के जाता है और उसके बाद जो आशीष दे के जाते हैं तो वो तो भाई कुछ है। अच्छा, मैं वही पूछ रही थी। अच्छा, अखबार के थ्रू उन्हें पता लगता है, हम भी अमर उजाला में थे तो काफी आपको कवर किया, तो उन्हें पता लगता है। उसके बाद वो लोग उसमें आपके नंबर वगैरह भी पब्लिश करते हैं? हाँ मतलब बिल्कुल, हाँ फिर उसमें पूरी हमारे डिटेल हर आपको हाँ देते हैं? नंबर देते हैं, रजिस्ट्रेशन उनका पहले हो जाता है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, सब कुछ सब फ्री, फ्री है। रहना खाना, मतलब एक बार जो कैंप में आ गया उसका रहना खाना हर चीज फ्री है, किसी का एक पैसा भी नहीं लगता। तो कुछ ऐसा भी होता है कई बार कि आपने सोचा है कि हम 300 लोगों के लिए लगाएंगे और 400 लोग आ गए आपके पास? नहीं, ये हमारा है कैंप में जितने लोग आ गए सबका? सबका, निराश कोई ना जाए, अरे वाह, तो बड़ी अच्छी बात क्योंकि इतनी दूर से कोई आशा लेके आता है। और इसमें में NIVS का भी सहयोग रहता है कि जो हम ट्राई साइकिल देते हैं, व्हील चेयर देते हैं, बैसाखी देते हैं, स्टिकर देते हैं, कान की मशीन, चश्मे, ये सब हमारा NIVS देता है। दिव्यांगजन दिवस पे एक बहुत ही अच्छा मैसेज और बहुत ही अच्छा लोगों के लिए एक रास्ता है कि आप लोग भी यहाँ जो है संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, हम आते हैं आपके अगले उस पे, हाइजीन को लेके भी आप लोग खास करके लड़कियों की बहुत काम कर चुके हैं, क्या कुछ है? नहीं, उसमें भी ये भी मेरे साथ हुआ था कि मैं, क्योंकि मेडिकल कैंप लगाती हूँ लड़कियों के, और एक बार एक मेडिकल कैंप में गई तो वहाँ डॉक्टर ने, जो एक छोटी सी लड़की थी उसकी जो प्रॉब्लम थी, तो मैं बड़ा शॉक खा गई। तो मैंने डॉक्टर से पूछा इस लड़की को इस तरह की प्रॉब्लम है, क्या बात है? तो बोली कि इनको आप से पैड उपलब्ध करा दो। तो कहना आसान है, पैड हर महीने उपलब्ध कराना, पर वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई और उसके बाद मैंने ढूंढा नेट पे सब, मुझे एक वेंडर मिल गया जो सैनिटरी नैपकिन की वेंडिंग मशीन लगा रहा था। पर उसमें हमारी थोड़ा सा रहा, स्कूलों में हम गए तो पहले तो मैं नाम नहीं लूँगी, यहाँ के स्कूलों ने ही मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। मतलब प्रिंसिपल भी इस बारे, ये 2016-17 की बात है, प्रिंसिपल भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन पे बात करने को तैयार नहीं थी। बोले नहीं हमारे पास तो गवर्नमेंट से आते, हमें नहीं चाहिए। मैंने उनको समझाया आपके बच्चों को नहीं मिल रहे हैं, कैसे होगा। खैर एनी हाउ फिर हमारा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम सब, मेरा बड़ा होता है तो सुबह गाड़ी उठाना और स्कूलों में जाना और निराश होके आ जाना, हर ने कहना मुझे नहीं लगानी। फिर जो राम प्यारी स्कूल है, राम प्यारी स्कूल की हमने कुछ बच्चियों को अडॉप्ट किया हुआ था। हमने उसकी प्रिंसिपल से बात की, या तो उनको लगा होगा कि बच्चियों का आगे करेंगे, जो भी, उन्होंने हाँ कह दी। और इसमें माननीय हमारी मंत्री रेखा आर्य जी आने को तैयार हो गई। अब माननीय मंत्री जी के आने से मीडिया में भी बड़ा हो गया, और उस समय ये एक बहुत नई चीज़ थी सैनिटरी नैपकिन की मशीन, तो वो हमने लगाई। और उसके बाद जिन स्कूलों ने मना किया था उनके हमारे फ़ोन आ रहे, आप कब लगा रहे, और वो हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। अभी भी अब तक हम 40 के करीब लगा चुके हैं। और सबसे खुशी की बात है कि फिर जब माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आया कि भई, तो रोटरी क्लब का, लॉयंस क्लब का, इनर व्हील क्लब का, सारे, और सबको वो वेंडर का नंबर जो है वो हमने ही दिया।
तो हमारे वेंडर से ही सबको बाद में, क्योंकि हमारा तो एक समाज सेवा था, हमें तो किसी से थ्रू करना नहीं था, हमने डायरेक्ट वेंडर का नंबर दे दिया कि आप यहाँ से ले लीजिए और करा लीजिए। तो वो हमारी अभी तक चल रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोविड के समय भी आपने कुछ महिलाओं की मदद की थी? हाँ, कोविड में ही रहा कि जैसे ही कोविड का अनाउंस हुआ, मुझे आज भी वो दिन याद है तो मुझे एकदम से ऐसे लगा कि जो रोज खाने वाले हैं वो क्या करेंगे। तो हमने एकदम से सुबह से हमने राशन वगैरह शुरू किया और ये अनाउंस कर दिया कि जिनको मेडिकल की कुछ लोग हैं जिनको रेगुलर दवाइयाँ चाहिए वो हमसे कांटेक्ट करें। तो हमारा उस बीच राशन और मेडिसिन और बच्चों का दूध जो भी फिर वो सब चलता रहा। तभी कुछ महिलाएं मेरे पास आई। एक तो महिलाओं का ग्रुप आया समाज सेवकों के कि भाई हमारे आपने बाकी तो चीज़ें दे रही हो और इसका क्या करा आपने, सैनिटरी नैपकिन का तो कुछ सोचा ही नहीं है। फिर हमने इसके लिए हेल्थ एंड हाइजीन किट बनाए। उसमें हेल्थ एंड हाइजीन किट में हमने एक 12 नैपकिन का एक डाला, प्लस हमने मास्क, सैनिटाइजर, सोप, ये एक, तो ये हमारे बड़े पॉपुलर हुए। ये हमने हजारों की संख्या में, बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने भी हमसे लिए। और जो सबसे अच्छी बात है, इसको दिल्ली में भी और हरिद्वार में भी रेप्लिकेट किया गया। उसके साथ साथ कुछ लोगों की उसके बाद देखा गया कि नौकरियां छूट गई और या कुछ लोगों की यहाँ कैजुअलिटी भी हुई। तो कुछ महिलाएं आई, बोली कि हमारे बाकी तो चीज़ें हैं पर हम कुछ ऐसा करो। तो हमने एक्सपेरिमेंट के बेस पर एक दून हासिल बाजार लगाया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। जितना हमसे होटल ने लिया हमने उतने पे, और वो हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। और उसमें तो मतलब गवर्नमेंट के भी बहुत मंत्री आए और सभी ये कह के गए कि इसको आप साल में 2 बार लगाओ। मतलब इतना जो लेडीज़ ने उनको फीडबैक दी कि हम इतने खुश हुए। और उसके बाद कुछ महिलाएं रेगुलर काम करने लगी, क्योंकि हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको मार्केट, और अब हम दून हासिल बाजार लगाते हैं और उसमें उनको नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्टॉल देते हैं। और इसकी शुरुआत कोविड के समय हुई थी, जो आपका भी लगातार चलता आ रहा है। और इसमें हम जो सबसे बड़ा अब काम कर रहे हैं उसमें हम गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जिसका हमारे एंटरप्रेन्योर्स को नहीं पता है, तो उनको उस स्कीम से जोड़ते हैं। इसमें हम निस्वर्ड वालों को बुलाते हैं, खादी वालों को बुलाते हैं, इधर से जो इनकी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है नोटियाल जी, वहाँ से, तो ये सब लोग आके अपनी स्कीम्स बताते हैं। और साथ में निस्वर्ड वाले तो इनकी फ्री ऑफ ट्रेनिंग, कॉस्ट ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो ये उससे हमारी बहुत सारी महिलाओं को बहुत फायदा होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, और एनवायरनमेंट के लिए भी आप लोग काम करते हैं? हाँ, एनवायरनमेंट के लिए मेरे को, जब मैं जयपुर से आई थी लौट के, तो मेरे को प्लांट्स का बहुत था और मेरे को वहाँ पे इसके लिए गार्डन के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए थे वहाँ। तो यहाँ आके मैंने 2013 में प्लांट देने की शुरुआत की। आपने अपने घर में इतना खूबसूरत गार्डन बनाया हुआ है, तो उसी की तारीफ है। और तो उसके बाद जब मैंने 2013 में, तो सब कहते थे नहीं नहीं, अरे रमा क्या जाना उसके प्रोग्राम में, वो तो पौधा देती है। मतलब उसके बाद पर मैं ये कहूँगी ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का प्यार रहा कि मैं हर जगह ज्वाइन करती रही और टॉप पोजीशंस पे आती रही। अब अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष की बात तो माननी पड़ती है। तो मैं ये कहती थी आप कुछ भी गिफ्ट दे दो, प्लांट हम जरूर देंगे। तो वो हम प्लांट देते गए और आज आप देखिए, जो सबसे अच्छी बात है कि आज वो प्लांट इतने पॉपुलर हो गए। आप किसी भी प्रोग्राम में जाइए, कहीं जाइए, हर जगह प्लांट दिया जाता है। बहुत ही अच्छा मैसेज। अच्छा, उत्तराखंड की वैसे तो आप खुद ही महिलाओं, बच्चियों, सबके लिए इतना अच्छा काम कर रही है, पर उत्तराखंड की नौनी, पता होगा नौनी पहाड़ में बेटी को बोला जाता है, तो उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आज आप आई है, तो हमारी बाकी जो भी आपसे जुड़ने हैं, हमारी जो नौनियां हैं, बेटियां हैं, महिलाएं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देंगी? नहीं, महिलाएं जो है, पहली बात तो वो सशक्त है, कमजोर नहीं है। हमें विल पावर बहुत ईश्वर ने, हम हर स्थिति से लड़ सकते हैं। हमें अपनी ताकत को खुद पहचानना होगा। अब जब एक महिला पूरा घर चला सकती है, अगर हस्बैंड उसको 5,000 रुपये देता है तो 5,000 में चलाती है, 10,000 देता है तो 10,000 में, और उसमें पूरा घर चला के भी पैसे बचा, तो उससे बढ़िया तो फाइनेंस का कोई हो ही नहीं सकता। आप बात कर, पूरी हर दुख सुख में कितना कोई घबरा जाए, वो भाग भाग के, आप कहते हैं फिजिकली वीक होती है, वो बच्चे को क्या किसी को भी उठा के भागती है जब हॉस्पिटल। तो जब कमजोर, हमें अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानना है, बिल्कुल सोचना नहीं है, और हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो,
और महिला कभी भी ना कमज़ोर थी। अगर आप दुर्गा की बात करो तो वो भी एक फीमेल है, आप सरस्वती की बात करो, लक्ष्मी जी। तो जब हमारे जो देवियाँ हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि सारे देवता उनकी पूजा करते थे, तो महिला तो बहुत सशक्त है। बस हमें अपनी ताकत को पहचानना है। और एक चीज़ और है, मैं एक अपनी सारी नोनियों से एक बात कहूँगी, अगर आपको किसी की बात, किसी भी बहन की, किसी बेटी की पसंद नहीं आती तो प्लीज़ उसका टांग मत खींचो, हाथ भी मत खींचो, साइड से निकल जाओ। तो हम इतने सशक्त हो जाएंगे कि लोग हमारी तरफ देखेंगे। बहुत ही बढ़िया। मैं आपसे एक मैसेज और चाहूँगी, क्योंकि हमने विश्व दिव्यांग दिवस पे स्पेशल ये इंटरव्यू किया है, उनकी सेवा भाव को देखते हुए उन्हें बुलाया है। एक आप हमारे दिव्यांगजनों के लिए भी एक मैसेज दे दीजिए। दिव्यांग का क्या है, देखिए उनका कोई ना कोई अंग जो है दिव्य है। दिव्यांग का मतलब भी यही है। तो हमें अपनी ताकत को पहचानना है। हमारे बहुत सारे, अभी मैं कल परसों पेपर में पढ़ रही कि उसमें एक लड़की के दोनों हाथ नहीं थे जो तीरंदाजी में बहुत हाँ, आगे और जाए, पैरों से उसने पैरों से। तो पैरों को हम हाथ बना के उसने जा- तीरंदाजी तो की। हमें देखिए, अगर कोई ऐसी ईश्वर की तरफ से हमारी कुछ हो गया तो हमें बजाय दुख मनाने के, रोने से, हमें अपनी ताकत को पहचानना है और आगे बढ़ना है। और अगर हमारे मन में शक्ति होगी तो कोई मन में ये हो सोचा हमें ये करना है, कर गुजरने का जज्बा चाहिए और कुछ नहीं। अगर हम और मुझे लगता है कि हमारे दिव्यांग भाई बहन जितने भी हैं वो सशक्त हैं और उनको अपने उस चीज़ को, एनर्जी को, ताकत को पहचानना है, आगे बढ़ना है। जिस क्षेत्र में भी उनका इंटरेस्ट है उसी क्षेत्र में आगे बढ़ के काम करना है। और आजकल तो सरकार भी बहुत उनको सपोर्ट कर रही है। और अगर आप दिव्यांग हैं, आप भी चाहते हैं कि आपको कृत्रिम अंग लगने हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, रमा जी से संपर्क कर सकते हैं। रमा जी, कोई आपकी वेबसाइट या आपका कॉन्टैक्ट नंबर जिससे वो सीधे आप तक पहुंच सके? नहीं, हर्षल फाउंडेशन की वेबसाइट भी है और मैं नंबर बोल देती हूँ 7895378323। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, एनी टाइम, जिस समय भी आप फ़ोन करेंगे आपका फ़ोन रिसीव किया जाएगा। प्लीज। और किसी वजह से आपको लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है वहां, तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको रमा जी से मिलवाएंगे। और किसी भी फेज में आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, हर चीज का उपाय है, सब कुछ है। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए और विश्व दिव्यांगता दिवस पे इतना अच्छा मैसेज और इंटरव्यू देने के लिए रमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।